रफली थोड़ा सा डीएलडी के शॉर्ट नोट्स पार्ट वन सिलेबस का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जो मिडजी के नोट्स थे उन्हीं का ये शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहले आपको पता ही है कि एंड आपका जो होता है वो आपका इंटरसेक्शन होता है और उसको आप सीरीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो होता है उसको आप यूनियन ले सकते हैं और उसको एक पैरेलल सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पैरेलल में क्या है, किसी भी एक ब्रांच से अगर करंट चली गई तो आपको आउटपुट में करंट मिलेगी। तो और भी कुछ ऐसा ही करता है कि किसी भी अगर ए और बी इनपुट में से एक भी आपका हाई हो गया तो आउटपुट में हाई मिलेगा। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स मतलब प्रायोरिटी बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका रहता है ब्रैकेट का, देन नॉट, देन एंड, और उसके सबसे आखिरी में और होता है। ये कुछ उसी तरीके का है जैसा आपका बॉड मास में होता है, ठीक है। लीस्ट जो आपका है वो आपका और का है और हाईएस्ट आपका ब्रैकेट का है। नॉट गेट जो होता है वो आपका एक्चुअल में क्या करता है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए, नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है, पर टेक्निकली बोले तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ईजी है बट ठीक है। एक्स डॉट वन आपको एक्स देगा, एक्स प्लस वन आपको 1 देगा। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ए बी के संग और फिर ए सी के संग, तो ए बी और ए सी, ये तो इजी था। अब डिमॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एक तरीके से, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो आपका ए बार डॉट बी बार बना देता है। तो ये जो जिस लॉ के अंदर ये डिफाइंड वही डिमॉर्गन्स लॉ है, ए प्लस बी का बार इज ए बार डॉट बी बार। ओके, यहाँ पे भी आपका बार क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। जैसे ए डॉट बी का बार जो है तो ए बार अलग, बी बार अलग, और बीच का डॉट आपका एंड मतलब और बन गया, ठीक है, एंड और बन गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, बहुत ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होती हैं। ए प्लस बी सी, तो ये आपका जो ए प्लस बी सी में ए है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के संग, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ओके, तो ये ए बी के संग भी ऐड होगा और सी के संग भी ऐड होगा। अब आपको देखने से ऐसे नहीं पता चलेगा पर इसका प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। तो ए प्लस बी सी इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्स बार प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स बार प्लस वाई। तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी नहीं है, आपको ये जो आपका ये एक्स बार है इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट है इसको छोड़ देना है। ओके, इसकी जगह ये भी हो सकता था एक्स प्लस एक्स बार वाई, ये आपको क्या देता वहाँ पे, ये आपको देता x प्लस वाई। ओके, वहाँ पे हम x बार को छोड़ देते, तो ये चीज़ है यहाँ पे हमें लीव कर देना जो भी कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट है दूसरी तरफ। तो और होना किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो फर्स्ट टर्म है उसी का कॉम्प्लीमेंट सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई में मौजूद होना चाहिए। तो x बार प्लस एक्स वाई आपका बना देगा x बार प्लस वाई, जैसे ही x प्लस एक्स बार वाई आपका बना देगा x प्लस वाई। ओके, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रही। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका नैंड गेट जो होता है उसको हम देखिए, ये एंड है, इसी में बबल लगा दिया तो नैंड, और इसी को आप बबल और की तरह भी बना सकते हैं। तो और बनाना है बट उसके दोनों इनपुट में आपको बबल लगाना है, ठीक है। नैंड में एंड के एक आउटपुट में बबल है, बबल नॉर में दोनों इनपुट में। इसी तरीके से नॉर गेट, ये आपने नॉर बनाया उसमें बबल लगा दिया। अब इसी का उल्टा भी बना सकते हैं कि बबल एंड, मतलब आप एंड गेट बनाओ बट दोनों के दोनों इनपुट में आप बबल लगा दो, तो ये बबल और बबल एंड गेट आपने बना दिया। तो नैंड गेट एक्चुअल में बबल और गेट के इक्वल होता है। कभी आपको नैंड से और बनाना है तो आपको उसके इनपुट में बस बबल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं यू मेक रियलाइज एनी टाइप ऑफ सर्किट विद एनी यूनिवर्सल गेट ओनली। ओके, यू मे हो सकता है, तो आप किसी भी सर्किट से, किसी भी यूनिवर्सल गेट से आप कोई भी सर्किट या फिर कोई अदर गेट बना सकते हैं। कुल मिला के ये बात है। तो जैसे नैंड की बात करें, नैंड हमारा क्या होता है, ए डॉट बी का होल बार, मतलब आपका जो एंड है उसी पे अगर आपने नॉट लगा दिया, बार लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, तो वो नैंड बन गया ए डॉट बी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे डिमॉर्गन लॉ से तो ए बार प्लस बी बार आपका ये देगा। ओके, ये तो समझ में आ चुका है। अब ये ए बार प्लस बी बार क्या है, ये एक और गेट है जिसके दोनों इनपुट बबल्ड हैं, ये हमने ऊपर ही देखा था, दिस इज बबल्ड और। तो नॉट गेट अगर आपको बनाना है, इसकी मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है पॉइंट कि आपको नॉट गेट अगर बनाना है नैंड से तो आपको सीधे से शॉर्ट सर्किट कर देना है इनपुट्स को, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं एंड गेट की, आपको एंड गेट बनाना है। अब क्योंकि ये नैंड है इसका मतलब कि एंड गेट में आपने एक इन्वर्टर और डाला था तो उसी इन्वर्टर को वापस डाल दो, ठीक है। ये नैंड गेट का आउटपुट क्या निकलेगा, ए डॉट बी का बार। तो यहीं पे अगर हम इसका मैं क्या कर दूं, ए डॉट बी का बार एक और बार कर दूं तो ये मुझे दे देगा ए डॉट बी। तो ये क्या दे देगा आउटपुट में एंड, तो इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या करेगा, दो नैंड गेट चाहिए हमें एंड गेट बनाने के लिए और एक उसमें से इन्वर्टर होना चाहिए, ठीक है, ईजी है। उसके बाद और गेट की बात करते हैं, और गेट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक गिनती और बढ़ जाती है आपको। ओके, यहाँ पे हमने क्या दिखा था, बबल, इसको सीधे से बबल और से बना सकते हैं। आप बबल डॉर ले रहे हो ये, बट बबल डॉर में क्या होता है, दोनों इनपुट में नॉट होता है, तो हम एक्स्ट्रा जो उनके इनपुट हैं उनको एक बार और इन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें, सीधे ए प्लस बी
जो ए बार प्लस बी बार मिलता है बबल्ड और से, ओके ध्यान से सुनना, जो बबल्ड और से हमें ए बार प्लस बी बार मिलता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक एक बार और लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इनके इनपुट में इन्वर्टर डाल दिया है। तो ये एक्चुअल में क्या दे देगा, ये सीधे से दे देगा ए प्लस बी ओनली। तो यहाँ पे हमें 3 नैंड गेट लगेंगे। ओके, तो ये लॉजिक समझ में आ ही सकता है कि नैंड से नॉट बनाना है, दोनों को शॉर्ट कर दो। अगर आपको नैंड से एंड बनाना है, क्योंकि नैंड में बस क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर है, तो एक आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इन्वर्टर डाल दो तो वो एंड बन जाएगा। और बबल डॉर के लिए आपको 3 लगेंगे। इसी तरीके से आप दिमाग लगा के समझ ही सकते हैं कि नॉर से भी अगर आपको इन्वर्टर बनाना है, ओके नॉर से भी अगर आपको इन्वर्टर नॉट बनाना है, आप दोनों को इनपुट को शॉर्ट कर दो तो ये तो सिंगल नॉर गेट से बन जाएगा आपका इन्वर्टर। आपको अगर और बनाना है, पहले और देखते हैं, तो क्योंकि नॉर और एक जैसे हैं तो आप इसमें क्योंकि एन मतलब इन्वर्टर एक्स्ट्रा जुड़ा है तो आप एक इन्वर्टर एक्स्ट्रा जोड़ दो, वो भी नॉर गेट से बना हुआ इन्वर्टर। तो यहाँ पे 2 नैंड से हमारा जिसमें से एक इन्वर्टर है काम चल जाएगा। ओके, और फिर हम बात करते हैं नॉर गेट से मिलता जुलता क्या होता है, बबल्ड एंड। मतलब क्या होता है, ये जो एंड गेट है ए डॉट बी, इसी में ए बार डॉट बी बार कर दिया, दोनों इनपुट में हमने इन्वर्टेड कर दिया है, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगा देंगे, वो भी इन्वर्टर नॉर गेट से बना हुआ इन्वर्टर। तो अगर आपको नॉर से एंड बनाना है, ओके नॉर से एंड, या ऊपर क्या था नैंड से आपको और बनाना था, तो इस केस में आपको 3 गेट लगेंगे, इस वाले में भी और इस वाले केस में भी 3 गेट लगेंगे। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, आपने बबल्ड एंड ले लिया। ये एक क्या है, एक्चुअल में नॉर ही है, बट इसको बबल्ड एंड या एंड गेट के फॉर्म में बनाया, बट दोनों इनपुट को बबल कर दिया है। अब दोनों इनपुट को बबल किया था तो आपको इनको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप इसमें इन्वर्टर डाल लो, तो यहाँ पे 3 नैंड गेट लगेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर गेट एंड नैंड गेट की मदद से आप बाकी गेट्स को कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि अदर मेथड फॉर मेकिंग नॉट गेट। अगर आपको नॉट गेट बनाना है इन्हीं नैंड और नॉट से, उसके और भी तरीके हैं। और तरीका क्या कहता है कि नैंड गेट में आप एक इनपुट को 1 कर दो, हाई कर दो। अगर आप एक इनपुट को 1 कर दोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एक्स बार ही मिल जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्स डॉट वाई का होल बार या फिर एक्स बार प्लस वाई बार। अब आप क्या कर दो कि वाई जो ये जो वाई था, वाई को 1 कर दिया आपने, और जैसे ही वाई को 1 कर दिया मतलब वाई बार 0 हो गया, तो एक्स बार प्लस 0 आउटपुट में मिल जाएगा, तो वो सिंपली एक्स बार के इक्वली हो जाएगा। तो ये तरीका है नैंड गेट से नॉट बनाने का दूसरा तरीका। अगर आपको नॉर से नॉट बनाना है तो आप इसमें दूसरे इनपुट को 0 कर दो। ओके, उसको भी आप देख सकते हो, दूसरे इनपुट को 0 करोगे मतलब हमें नॉर गेट क्या आउटपुट देता है, बबल्ड एंड, ठीक है, एक्स बार डॉट वाई बार। अगर मैंने इस वाई को 0 कर दिया तो वाई बार हो गया 1, और जैसे ये 1 हो गया तो ये जो एक्स बार डॉट वाई बार है ये केवल एक्स बार के इक्वल आ जाएगा। तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा नॉट गेट। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि आपका ये है एक्स एक्सॉर एक्स की अगर बात करें तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। पहले एक्सॉर गेट पढ़ते हैं, उसके बाद इधर चलते हैं। तो एक्सॉर गेट क्या है कि हाई आउटपुट व्हेन ऑड इनपुट्स आर हाई, ठीक है, नॉट इक्वल और अनइक्वल। यहाँ पे ऑड इनपुट आपके हाई होने चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना, वो इक्वल नंबर में हो या अनइक्वल नंबर में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे कि आपका 1 0 0 1, ओके 1 1 0, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑड इनपुट्स हाई हैं, बट इस वाले केस में नहीं है, यहाँ पे इवन है तो ये आपको आउटपुट में 0 दे देगा। ओके, ये जस्ट एक शॉर्ट नोट से रिवीजन है, आपको इतना तो एक्सॉर पहले से पता ही होना चाहिए। तो ये केवल ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हाई होंगे तो आपको ये हाई आउटपुट देगा, पर एक्सनॉर गेट क्या करता है, हाई आउटपुट देता है जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हाई होते हैं। ओके, और ये इसीलिए क्योंकि इवन नंबर मतलब क्या है कि अगर जैसे 0 0 है या 1 1 है तो इन केस में ये 1 1 देगा आपका कौन सा गेट, एक्सनॉर गेट। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये आपको इक्वलिटी को भी डिटेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको इक्वलिटी डिटेक्टर कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कंपेरेटर सर्किट, ओके मैग्नीट्यूड कंपेरेटर, वहाँ पे हम एक्सनॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे इक्वलिटी डिटेक्टर बनाने के लिए, तो ये वहाँ पे यूज़ होगा। इसी को कोइंसिडेंस लॉजिक भी बोलते हैं। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, वो हाई आउटपुट देगा जब एक्सॉर गेट ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई होंगे, और एक्सनॉर गेट कब देगा, हाई आउटपुट कब देगा, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हाई होंगे। ओके, तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टी इनको देख सकते हैं। एक्स एक्सॉर एक्स आपको 0 दे देगा, एक्स एक्सॉर एक्स बार आपको 1 दे देगा। इनको आप वैल्यू लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं, ज़्यादा इनमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सॉर 0 आपको एक्स देता है और एक्स एक्सॉर 1 आपको एक्स बार देता है। ओके, जैसे मान लो एक्स एक्सॉर 0 की बात कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे एक्स के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 0 एक्सॉर 0 या तो 1 एक्सॉर 0। अब देखो यहाँ पे 0 एक्सॉर 0 ये दे देगा 0। अब हमारा एक और पहले देख लेते हैं, पहले 1 एक्सॉर 0 क्या दे देगा, 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका जो
x है वो 0 है और वह आउटपुट में भी वही मिला है, आपको x ही मिला है, और यहाँ पे x 1 था तो आउटपुट में भी आपको वही मिला है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, x XOR 0 इज x। ये आपका रिलेशन है, x XOR y को ऐसे लिखते हैं, x बार y प्लस x y बार, और x XNOR को दिखाने के लिए एक सर्किल के अंदर डॉट बना देते हैं, ये XNOR का सिंबल है, x y प्लस x बार y बार। तो इस तरीके से हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि आपको इस तरीके से डायग्राम दिए जा सकते हैं, उसमें आपको एक्सटर्नल जो सर्किट या आउटपुट गेट कौन सा बनेगा वो पूछ सकता है। तो इसका जो बेस लेते हैं वो हम यही लेते हैं, जो हमारा XOR गेट होता है कुछ इस तरीके का, ये बेस है, इसमें 2 इनपुट होगा, ये बेस है। अब इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग नंबर ऑफ बबल्स लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 बबल्स लगा दिए हैं, इस वाले में 1 है और इस वाले में नीचे 1 है, इस तरीके से। तो ये गेट तो आपको समझ में आ ही गया कि ये XNOR गेट है, ये तो सीधे सीधे समझ में आ गया। अब यही लॉजिक इस पे लग जाता है कि अगर आपको कभी भी ऑड नंबर ऑफ बबल्स मिलेगा, ओके, ऑड नंबर ऑफ बबल्स मिलेगा तो वो आपका XNOR गेट होगा। ये भी XNOR है क्योंकि एक बबल है, ये भी है, और इसमें 3 बबल है, ये भी है। और कभी भी आपको इवन नंबर ऑफ बबल्स अगर मिलते हैं, बबल्स बोलें या इन्वर्टर बोलें, तो वो आपका XOR गेट होगा। जैसे ये यहाँ पे 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो यहाँ पे ये तो आपको XOR है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें मैंने 2 डाल दिए हैं बबल, ये भी XOR है, इसमें भी 2 बबल डाले हुए हैं, ये भी XOR है, और इसमें दोनों इनपुट पर डाले हुए हैं तो ये भी XOR है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इवन नंबर के लिए XOR गेट बनेगा बबल के लिए, और ऑड नंबर के लिए XNOR बनेगा। अब बात कर लेते हैं बफर की। बफर क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। एक्चुअली में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ही बफर होता है, एक तरीके का कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो हमारा होता है ट्रांजिस्टर, वही होता है। बफर का सिंबल सीधे से आपने जो इन्वर्टर का बनाते हैं वैसा ही, पर यहाँ पे कोई भी बबल नहीं होता, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, जैसे इनपुट A है तो ये आउटपुट भी आपको A ही देगा। फिर आप सोचेंगे कि इसका इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, बट ये करंट को बूस्ट कर देता है, ठीक है। यूज़ फॉर नंबर 1 करंट बूस्टिंग, नंबर 2 टू ड्राइव लोड को चलाने के लिए। ओके, मतलब क्या है कि अगर आपको लॉन्ग वायर होंगे ऐसे तो आपका करंट वहाँ पे डाउनग्रेड हो जाएगी, तो आप बीच में बफर्स लगा देते हो। ओके, ये बफर्स लगा दिए तो आपको जो करंट यहाँ पे है लगभग वही करंट आपको दूरी पे भी मिलेगी। तो ये काम है बफर का। एंड और लॉजिक जो होता है उससे हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन गेट बनाते हैं, ये याद रखेंगे। और एंड से आपका उल्टा हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है, लिख दिया है, ये नॉर बनाएगा, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। पहले यहाँ पे कि अगर आपका SOP फॉर्म होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो सभी को पता है SOP क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब बीच में सम और ये ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आप नैंड गेट को इस्तेमाल करेंगे सर्किट को बनाने के लिए। और अगर आपका POS फॉर्म होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर सम और बाहर आपका इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप नॉर गेट को इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखो इसको याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है। कैसे, POS के आखिरी में क्या आता है, सबसे लास्ट वाला वर्ड देखो, एस का मतलब सम का मतलब आपको सम से रिलेटेड, मतलब नॉर मतलब और मतलब नॉर गेट इस्तेमाल करना है। SOP के आखिरी में आता है P मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड मतलब आपको नैंड गेट इस्तेमाल करना है। तो आप लास्ट वाले वर्ड को देख के याद करो, इस ट्रिक को दिमाग में कर लो कि चेक देयर लास्ट पार्ट, उनका आखिरी पार्ट आप देखेंगे, उसके बाद याद करेंगे कि अच्छा इनमें क्या चीज़ आ रही है और उससे आप बनाएंगे। ओके, बट देखो ये तो सीधी सी बात है कि ये तो ईजी सा पॉइंट हो गया कि अगर आपको SOP फॉर्म दिया तो आप नैंड गेट का इस्तेमाल करके उसको ड्रॉ कर दो। बट एग्जाम में इसका उल्टा देता है, क्योंकि वो तो ईजी देगा नहीं, वो फॉर्म आपको SOP देगा और आपसे बोलेगा कि इसको नॉर गेट से बना के दिखाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको नॉर गेट से डायरेक्टली नहीं बना सकते, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे। आप उस SOP को POS में चेंज करो। अगर आपको SOP दिया है, ये SOP दिया है तो इसको POS में चेंज करो, उसके बाद उसमें नॉर गेट लगाओ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। नंबर ऑफ गेट्स से रिलेटेड, अगर आपको इस तरीके का इनपुट दिया है AB + CD + EF, ये 6 अलग ही इनपुट हैं, तो इसमें आपको 6 2 इनपुट के नैंड गेट लगेंगे ही लगेंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं कि किस सर्किट में, किस आपके बूलियन एक्सप्रेशन में आपको कितने गेट लगेंगे। अब हमने क्या किया कि ये लिया x बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, x बार + y बार W + Z। अब ये कुछ आपको लगेगा कि ये XOR की तरह, बट डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे सारे इनपुट ही अलग हैं। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका प्रोडक्ट और बीच में ब्रैकेट के अंदर सम, प्रोडक्ट और ऑफ सम फॉर्म है। तो यहाँ पे कितने नैंड गेट चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है और हमें बनाना है इसको नैंड गेट से। पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होता है POS, ये किसका होता है, आपका नॉर गेट का होता है, साथी, इसको बोल सकते हैं साथी। ओके, SOP एंड का नैंड का और POS आपका नॉर का, ये साथी है।
तो ये जो POS है ये नॉर गेट का साथ ही होता है, पर हमें क्या चाहिए, नैंड रिक्वायर SOP फॉर्म। तो इसको चेंज करेंगे, इससे हम SOP फॉर्म बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, इस x बार प्लस y बार को हम क्या ले लेंगे, p ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, PW प्लस Z। ओके, एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, PW प्लस PZ, और ये कौन सा फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। अब इसको आप नैंड गेट से ड्रॉ करेंगे, इस वाले को, इसको मैं दिखाऊँ आपको। तो PW प्लस PZ को ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए 3 नैंड गेट और एक, क्योंकि P अपने आप में क्या है, P आपका है x बार प्लस y बार। तो इस x बार प्लस y बार को बनाने के लिए एक आपको और नैंड गेट चाहिए। ओके, तो आपको कुल मिला के 4 नैंड गेट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो ये जो नैंड गेट से हमें चीज़ बनानी थी वो थी POS फॉर्म, जिसका साथी था नॉर, बट हमने उसको कन्वर्ट किया SOP में। कैसे कन्वर्ट किया, ये ट्रिक है यहाँ पे कि हमने x बार प्लस y बार को P ले लिया। ओके, अब यही ट्रिक हमारी आगे भी काम करेगी। मान लो आपको दे दिया है x बार प्लस y, इसमें y आपका सिंगल है, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम इसको देखो, अगर y बार होता तो हम 4 गेट से बना देते। तो y को y बार मानो, कैसे, y के पहले हम एक इन्वर्टर लगा देंगे तो ये y बार बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 4 गेट से तो हम बना ही रहे हैं, प्लस जो इन्वर्टर हमने लगाया नैंड गेट का, उसकी वजह से यहाँ पे 5 गेट हो गए हमारे। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे हमने x प्लस वाई लिया, दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ये x बार प्लस y बार होता तो मैं इसको 4 नैंड गेट से बना देता, पर x को x बार, y को y बार बनाने के लिए हमको 2 नॉट गेट चाहिए, सिंपल। तो सीधी सी बात है, 4 2 6 नैंड गेट से हम इसको बना सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हमको दिया है ये, इसको देखते समझना है कि हमको ये क्या दिया, ये कौन सी फॉर्म है, ये है प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, SOP फॉर्म है ये, ठीक है। x बार y बार प्लस AB, ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। हमें इसको नॉर गेट से बनाना है। नॉर गेट को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से करेंगे, P कॉमन लेके। ओके, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगता है कि अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंट है तो आपको 4 नॉर गेट चाहिए। अगर x बार y आ गया एक में तो 5 चाहिए, और अगर x y प्लस AB, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये था x प्लस वाई W प्लस Z। ओके, एक्स वाई प्लस AB, अगर आपको इस तरीके से मिलेगा तो आपको 6 नॉर गेट चाहिए। आपको ये याद रखना है। अगर इसी को बोला जाए कि नैंड से बनाओ तो वो थोड़ा कम में भी बन जाएगा। फिर बात करते हैं एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को अगर हमें नैंड गेट से बनाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को नैंड गेट से बनाना है तो आपको 4 नैंड गेट चाहिए। अब 4 नैंड गेट इस्तेमाल करके एक्सॉर और एक्सनॉर को, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, आपको 4 गेट चाहिए किसके लिए, एक्सॉर बनाने के लिए अगर नैंड से। ओके, मिनिमम, पर आपको एक्सनॉर बनाना है तो आपको 5 गेट चाहिए। ओके, सिंपली अगर आपको नॉर गेट की मदद से बनाना है तो आपको एक्सनॉर के लिए 4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सनॉर अभी ये टेबल में आएगा, मैंने इसको क्या है, यही पॉइंट को टेबल में कंक्लूड कर दिया, तो आपको इतना यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये मिनिमम गेट है। अगर आपको एक्सॉर बनाना है नैंड से तो आपको 4 चाहिए, और अगर आपको एक्सनॉर बनाना है तो नॉर की मदद से, देखो नॉर इसमें आ गया, ये एक्सॉर है, ये नैंड से की तरह मान लिया गया, तो उनको सेम वाले उसमें आपको मिनिमम 4 चाहिए। पर अगर आपको एक्सॉर बनाना है नॉर से तो आपको 5 गेट रिक्वायर्ड हो जाएंगे, और अगर आपको एक्सनॉर बनाना है नैंड से तो आपको 5 गेट रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है कि स्टैंडर्ड SOP फॉर्म होती है, उसी को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि 2 मिनटर्म्स होती हैं, उनको एडजेसेंट कब मानेंगे, अगर वो केवल 1 बिट से डिफर करती हैं। जैसा कि ग्रे कोड का इस्तेमाल हम करते हैं के मैप के अंदर। के मैप में जो हम नंबरिंग करते हैं ग्रे कोड वाली नंबरिंग ही करते हैं, वहाँ पे कोई भी बिट 2 बिट से डिफर नहीं करती। जैसे कि समझो, जैसे कि हमारा नॉर्मल बाइनरी जो हम लिखते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 करके लिखते हैं। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ये जो 0 1 है और ये जो 1 0 है, दोनों ही बिट का चेंज हो जा रहा है इसमें, पर आपका जो ग्रे कोड होता है वो इसको अलाउ नहीं करता है। ग्रे कोड में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा से 0 1 है, तो यह आपका हो जाएगा 1 1। तो ये चीज़ हो गई, आपका सिंगल बिट का चेंज ही होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से होता है, आपका सिंगल बिट चेंज होगा ग्रे कोड में, तो उन्हीं को हम एडजेसेंट बिट्स बोलते हैं, जिसके अंदर सिंगल बिट का चेंज होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी डबलर की। इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डबलर अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ये आपने बनाया एक्सॉर गेट, इसके 2 इनपुट लिए, आपने इसमें सिंपल सा काम किया कि जो दूसरा वाला इनपुट है इसमें आपने एक इन्वर्टर डाल दिया। ओके, आप इसकी जगह आप बफर भी डाल सकते हैं। ओके, और बफर भी डाल सकते हैं, वो भी आपका बना देगा, उसका थोड़ा सा अलग ग्राफ बनेगा।
तो बफर से भी बना सकते हैं, बट मेन काम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हम इन्वर्टर या जो बफर डाल रहे हैं दोनों में हम प्रोपोगेशन डिले ले रहे हैं कुछ गामा नैनो सेकेंड का, ठीक है, या 5 नैनो सेकेंड 6 नैनो सेकेंड कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों में हम डिले ले रहे हैं। तो ये डिले है आपको इसको एक फ्रिक्वेंसी डबलर बनाने की मदद करेगा। देखो फ्रिक्वेंसी डबलर का क्या मतलब है कि अगर आपका टाइम पीरियड हाफ हो जाए, या आपको समझ में आ रहा है तो ही आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपका टाइम पीरियड हाफ हो जाता है इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी डबल हो गई। तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, टाइम पीरियड को हाफ करना है, तो आपका वो फ्रिक्वेंसी डबलर कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये ग्राफ लिया सिंपल सा, ठीक है, एक पल्स हमने इसके अंदर डाली हुई है। ये पल्स मान लो जैसे ये ए है, इसको मैंने ए मान लिया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ए और वाई आउटपुट है। तो ए आपकी पल्स है इनपुट, ओके, और ये आपका वाई आउटपुट है, ए पल्स दी है। अब आप ये समझो कि जो सेकंड वाला इनपुट है ये ए है, और इस इनपुट को मान लेते हैं बी, मतलब जो इस इन्वर्टर के बाद जाएगा वो बी है, ये बी है। तो बी का क्या मतलब है कि बी में थोड़ा सा आपको लैग मिलेगा और वो अपोजिट भी होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो जीरो पे आपका जीरो के बाद जो ए हाई हुआ है तो बी आपका लो हो जाना चाहिए, बट क्योंकि इसमें डिले है तो वो थोड़ी देर बाद से लो होगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके। जो बी आपका है वो एक तो इन्वर्टेड है आपका ग्राफ, और वो आपका थोड़ा सा डिले के संग भी आपको मिल रहा है। अब आप इनिशियल में चेक करो तो आपका टाइम पीरियड कितना है, ये टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड मतलब एक हाई और एक लो मिला के एक टाइम पीरियड आपका बनता है। अब आगे देखते हैं, अब इसी दोनों का हमें क्या करना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई, एक्सॉर करना है। एक्सॉर मतलब अगर दोनों हाई तो आउटपुट जीरो, अगर दोनों लो तो आउटपुट जीरो, अगर एक भी हाई तो आपका आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो देखो शुरू में देखोगे तो ये 1 और ये 1 दोनों हाई हैं, मतलब आउटपुट आपको जीरो मिल जाएगा इतने के लिए। यहाँ पे ये 0 ये 1, तो इतनी देर के लिए आपको आउटपुट फिर हाई मिलेगा और फिर वो लो हो जाएगा, फिर हाई, इस तरीके से। ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये जो टाइम है ये वाला इतना वाला, या फिर ये जो इसके अंदर का टाइम है ये आपका क्या है, गामा नैनो सेकेंड, ये गामा नैनो सेकेंड है। तो अभी उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो डिटेल में बात है कि आपको जब सॉल्यूशन या फार्मूला लगाना होगा, आपको ये प्रूव करना है कि फ्रिक्वेंसी डबलर है, तो आसानी से हो सकता है। आप इस फाइनल वाले ग्राफ का एक हाई और एक लो को जोड़ के एक साथ देख लो कितनी देर में हो रहा है। तो आपका जो इनिशियल जो ग्राफ हो रहा था ना, उसके आधे टाइम पीरियड में यहाँ पे एक हाई और एक आपका लो आपको मिल गया है। तो इसका टाइम पीरियड केवल और केवल इतना है, जो कि आपका टी का हाफ है, ओके। इसका टाइम पीरियड t/2 है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड हाफ हुआ, इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसी डबल हो गई, ओके। आगे बात करते हैं बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप जो होता है हमारा, प्राइम इम्प्लीकेंट पे आते हैं, उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप, सारे के सारे जो पॉसिबल ग्रुप है वो बिगेस्ट, मतलब अगर ऑक्टेट पॉसिबल है तो आप ऑक्टेट पे जाएंगे, फिर क्वाड पे जाएंगे, फिर आप डुअल पे जाएंगे, या डुएट बोलते हैं, या फिर सिंगलेट पे जाएंगे, तो बिगेस्ट पे जाएंगे। अब प्राइम इम्प्लीकेंट जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं आपके, एक एसेंशियल और एक आपका सिलेक्टिव, ये भी समझेंगे अभी। तो एसेंशियल क्या है कि वो प्राइम इम्प्लीकेंट जो आपको बनाने ही बनाने हैं, ओके, वो आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। और जो प्राइम इम्प्लीकेंट आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसे कि एक 1 ये है, एक 1 ये है, एक इस तरीके से मान लो कि ये आपका इस तरीके से है, मतलब ये के मैप का एक पार्ट है। तो मान लो कि ये जो 1 है इसको बनाने के लिए आपको दो ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो इसके संग बना लो और चाहो तो इस नीचे वाले के संग बना लो, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तो इसका मतलब कि ये जो ग्रुप बनेगा, या तो ये वाला या ये वाला, ये ग्रुप ही अपने आप में सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ओके। तो जहाँ पे कोई चॉइस नहीं बचती है वो आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, और जहाँ पे कोई भी चॉइस आपको बच रही होती है, चॉइस मिलती है कि दो में से एक ग्रुप को चूज़ कर लो आप बना रहे हो, तो वो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। अगर आपके जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो 0 हो गए, ओके। अब इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं बता दे रहा हूँ बस। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट अगर आपके 0 हैं, इसका मतलब सारे के सारे सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है, इसका मतलब कि वो आपका साइक्लिक पी आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइक्लिक पी आई, ओके। तो दे हैव 2 मिनिमल एक्सप्रेशंस, उसके उस वाले जो के मैप होगा उसके 2 बिल्कुल अलग ही एक्सप्रेशंस निकल के आएंगे। तो ये चीज़ हो गई एक। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग n वेरिएबल। n वेरिएबल की मदद से कितने बूलियन फंक्शंस आप बना सकते हो, 2 की पावर n बना सकते हो। इसका मतलब मान लो 2 वेरिएबल हैं तो आप कितने बना सकते हो, 2 की पावर और 2 की पावर 4, मतलब 16 वेरिएबल बनाएगा। तो अगर 2 आपके जैसे इनपुट है A और B, तो वो कुल मिला के 16 अलग अलग आपके बूलियन फंक्शंस बनाएंगे, ओके। फिर बात करते हैं कि डुअल को आपके लिए आपको क्या करना है। तो डुअल के लिए सिंपल क्या है कि इंटरचेंज प्लस विद डॉट। अगर आपको डुअल निकालना है किसी चीज़ का तो केवल प्लस को डॉट से इंटरचेंज कर दो, 0 को 1 से,
ओके, ध्यान रखना है बिल्कुल साफ साफ, डुअल के अंदर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, अभी कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं ऐड करेंगे हम। जैसे कि आप देखो एक्स बार प्लस वाई और जेड, और यहाँ पे ये प्लस जेड है, ये प्लस है और ये है और ये डॉट है, तो ये क्या कर देगा एक्स बार और ये डॉट की जगह प्लस। देखो ये इसका डुअल है, ये नीचे वाला एक्स बार प्लस वाई, ये एक्स बार प्लस वाई। अब ये जेड प्लस हो रहा था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फिर से प्लस हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड तीनों डॉट थे तो अब तीनों प्लस हो जाएंगे। तो केवल इतना डुअल मिला। पर आपको डुअल से अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो आपको एक एक्सप्रेशन और ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ओके, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो आप डुअल ले लो, डुअल लेना आसान है। उसके बाद आप हर एक टर्म का उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ये जो नीचे एक्सप्रेशन मिला इसी में हमने क्या किया कि एक्स बार को एक्स कर दिया, वाई को वाई बार कर दिया, जेड को जेड बार कर दिया, एक्स वाई जेड जो थे उनको एक्स बार वाई बार और जेड बार कर दिया। ये आपका इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक्स डॉट जेड प्लस वाई बार, तो पहले तो आप डुअल ले लो, इसका मतलब एक्स को एक्स ही रहने दो, जेड को जेड, वाई बार को वाई बार ही रहने दो, बट डॉट और इसको प्लस को चेंज कर दो। देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ डॉट आ गया। अब आप जो इंडिविजुअल एक्स था उसकी जगह एक्स बार कर दो, जेड की जगह जेड बार, और वाई बार की जगह आप क्या कर दो, वाई कर दो। तो ये आपका फाइनल कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। तो बहुत ही आसानी से कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो अगर जो फंक्शन जिसमें एफ डुअल के इक्वल होता है, मतलब आप डुअल ले रहे हो और वो इक्वल ही निकल के आ रहा है, तो वो हमारे सेल्फ डुअल फंक्शंस होते हैं। ओके, और पॉसिबल सेल्फ डुअल फंक्शंस कितने होने चाहिए, 2 की पावर n-1 होने चाहिए पॉसिबल सेल्फ डुअल फंक्शंस। ये याद रखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल भी है AB प्लस BC प्लस AC। अगर आप इसका डुअल लोगे और उसको फर्दर सॉल्व करोगे, जैसे इसका डुअल क्या होगा मैं बोल के बता रहा हूँ, A प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, ये इसका डुअल होगा। पर इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो वापस से आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको सेल्फ डुअल फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वेरिएबल एंटर्ड मैथ की। उसके बाद हमारा बेसिक जो पार्ट है इतना खत्म हो जाएगा और फिर इसको लेक्चर पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट से हमारा ये पार्ट 2। तो वेरिएबल एंटर्ड मैप है, बेसिक से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो के मैप होता है उसके अंदर एंट्री में 1 0 के अलावा आप वेरिएबल को भी डालते हो। जैसे यहाँ पे हमने डाला हुआ है ए और ए बार। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में क्या है कि आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल है, तो इसका जो एग्जैक्ट आप के मैप बनाओगे तो वो 3 वेरिएबल का के मैप बनाओगे। ये तो आपने 2 वेरिएबल का बना दिया है, पर इससे एकदम से आंसर बताना आसान नहीं है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इसकी टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ, BC और फंक्शन। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आपका B और C दोनों, देखो ये 0 1 होता है, ये 0 1 होता है, B और C दोनों 0 0 हैं, तो आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो देखो यही चीज़, दोनों 0 0 पे 0 मिला। उसके बाद आपका B और C दोनों 1 1 है, तो आपको आउटपुट में 1 मिला। देखो ये दोनों 1 1 है तो 1 मिला। अगर B 0 है, C 1 है, 0 1 पे आपको ये A बार दे रहा है, और B 1 है और C 0 है तो ये आपको A दे रहा है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जहाँ 0 1 है, 0 1 मतलब BC, हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से, A नीचे बना देंगे, BC इधर बना देंगे, A 0 A 1। तो देखो जहाँ BC हमारा क्या है 0 1, देखो 0 1 पे, तो हम जो A है उसको A बार से चेंज कर देंगे। देखो ये 0 1 था, इसको 1 0 कर दिया, सिंपल। अब जहाँ पे 1 0 है हमारा BC, ये 1 0 है, तो वहाँ पे इसको A से ही रिप्लेस कर देंगे, तो इसको 0 और 1। और बाकी देखो 0 0 पे तो 0 0 था और आपका 1 1 पे 1 था। तो ये इस तरीके से आपका 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में चेंज हो गया।